आज हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 5 को देखेंगे, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज से डील करता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो डेफिनेशन है वो इस सेक्शन 5 में दे रखा है, आप एक बार रीड कर सकते हो। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो ये डेफिनेशन को पहले बाद में हम लोग ब्रेक करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। पहले आप एग्जांपल देख लो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे कैसे होता है। जैसे कि मान लो एक कंपनी है और ये कंपनी जो है इसके यहाँ एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। मान लो एम्प्लॉय का नाम ई है और ये एम्प्लॉय जो है फुल 1 मंथ का फुल 30 डेज का सर्विस देता है कंपनी को, कंपनी में काम कर रहा है। तो कंपनी इसके बदले में इसको पैसे देगी, सैलरी देगी। अब कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली सैलरी नहीं देके कंपनी बीच में एक बैंक को रखती है और इस बैंक में कंपनी का अकाउंट होता है। तो कंपनी बोलेगी बैंक को कि जब 30 दिन का ये काम मेरे को कर देगा मेरे यहाँ ये एम्प्लॉय, तो तुम मेरे अकाउंट से पैसे लेके इस एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर देना। मान लो कि इसकी सैलरी थी 10,000 रुपीज़, तो ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कब ट्रांसफ़र किया जाएगा, जब ये पर्सन 30 डेज का अपना सर्विस दे चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये होगा। तो कंपनी जो कि यहाँ पे बैंक को डायरेक्ट कर रही है कि एम्प्लॉय को सैलरी दे देना है, तो यहाँ पे टोटल आपको कितनी पार्टीज दिखाई दे रही है, 3 पार्टी है। तो जो पहली पार्टी जिसने डायरेक्ट किया, किसको डायरेक्ट किया, बैंक को, कि आप एम्प्लॉय को दे देना। तो जो डायरेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग ड्रॉवर कहते हैं। और जिसको कहा जा रहा है कि आप पैसे पे कर देना एट द एंड ऑफ 30 डेज, उनको हम लोग ड्रॉवी बोलेंगे। और एम्प्लॉय जो हो गया वो यहाँ पे पेई है, जिसको पेमेंट मिलना है। ठीक है, तो ड्रॉवर और पेई ये 2 चीजें आ गई यहाँ पे। ठीक है, और ये दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं, इसका मैं बाद में आपको मतलब बताऊंगा। ठीक है, तो आप सिंपल समझो कि पे इज द वन हु रिसीव्स द सम, और जो ड्रॉवी हो जाता है जो कि वो पार्टी होगा जिसको, जो ऑब्लाइज्ड है कि उसको पेई को पे करना है। ठीक है, और ड्रॉवर कौन हो गया, ड्रॉवर वो हो गया जो कि ड्रॉवी को ऑब्लाइज करता है कि तुम पे करो। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल, ये हो गया, ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखा हमने। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जनरली ट्रांजैक्शन होता कैसे है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एक फर्नीचर शॉप है। ये फर्नीचर शॉप जो है, यहाँ पे एक पर्सन ए है, इसका ये शॉप है। अब एक पर्सन बी है, वो एक बायर है। ये पर्सन जाएगा इसके पास और बोलेगा कि मेरे को ये फर्नीचर दे दो। ठीक है, फर्नीचर दे दो, और ये फर्नीचर का कॉस्ट है मान लो 10,000 रुपीज़। ये बोले मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम एक काम करो, मेरे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे दो कि मैं तुमको इतने दिन बाद पैसे पे कर दूंगा और तुम मेरे को इस क्रेडिट पे दे दो। तो यहाँ पे ये पर्सन इसको फर्नीचर ट्रांसफ़र कर देता है 10,000 के, और बदले में ए जो होगा वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के देगा, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिखा होगा कि बी विल पे ₹10,000 आफ्टर 90 डेज। ठीक है, तो ये, और ये किसने किया है, ये ए जो है, ए डायरेक्ट कर रहा है। मतलब ए जो है वो बी को ऑर्डर दे रहा है कि तुम जो हो हमको 90 डेज बाद इतने पेमेंट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे कंपनी जो थी वो बैंक को डायरेक्ट कर रही थी, यहाँ ए जो है वो बी को डायरेक्ट कर रहा है। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डायरेक्ट कर रहा है किसी को
जैसे वहाँ पे कंपनी डायरेक्ट करी थी तो वो कंपनी ड्रॉअर थी, यहाँ ए जिसका कि एक फर्नीचर शॉप है ये ड्रॉवर हो जाएगा। और इसने किसको डायरेक्ट किया पैसे देने के लिए, तो यहाँ पे बी हो गया, ये ड्रॉवी हो गया। बस उस क्वेश्चन में ये था कि एम्प्लॉय जो था वो एक थर्ड पर्सन था, यहाँ तीन अलग अलग लोग थे, एक कंपनी थी, एक बैंक था, एक पे था। यहाँ पे हम लोग के एग्जाम्पल में जो ड्रॉवर है वो बी से कहा रहा है कि आप मेरे को इतने दिन बाद पेमेंट कर देना। तो यहाँ पे ड्रॉवर और पे दोनों एक ही पर्सन है। और ये ऐसा भी कह सकता था कि 3 महीने बाद तुम मेरे को नहीं, तुम किसी और पर्सन को, जैसे मान लो ये ए कह देता कि 3 महीने, ए ने ऐसा चेक ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है जिसमें इसने मेंशन किया है कि यू हैव टू ईदर पे टू मी वॉट एवर द सम इज, और ईदर यू कैन पे whoever I ask you to pay to। ओके, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि तुम मुझे नहीं दे के तुम सी को दे देना, तो तुमको सी को पे करना पड़ेगा। मतलब बी को हमने डायरेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं, तुम 3 मंथ्स के बाद सी को दे देना। क्यों? क्योंकि ए को लगता है कि सी के पास उसका भी 10,000 का उधार है, तो चलो मेरे को ये देगा तो मैं तो इसी को वापस करूँगा, तो बेटर है कि तुम ही दे देना सी को। ठीक है, तो ऐसा भी केस होता है। तो वहाँ पे फिर ड्रॉवर, ड्रॉवी और पे ये अलग पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, 3 अलग अलग पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। तो बेसिकली अगर आप ये सारे एग्जाम्पल देख लो तो यहाँ पे ये जो हो गया ये क्रेडिटर होता है, ये क्रेडिटर था क्योंकि इसने क्रेडिट पे इसको इतना सम दिया। ठीक है, और ये डेटर था। ठीक है, इसने उधार किया था। ठीक है, इसने लोन लिया था कि ठीक है 10,000 रुपये का फर्नीचर दे दो, मैं बाद में तुमको दे दूंगा। तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग। ठीक है, एलिमेंट्स देखो आप क्या क्या इसका राइटिंग में, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं होगा उसके ऊपर कि ऐसा होगा तभी पेमेंट होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली अनकंडीशनल होगा, जो कि जनरली हर एक कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देखते हैं कि अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। साइंड बाय द मेकर, मेकर कौन हो गया? जो ड्रॉअर हो गया। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, डायरेक्ट किसी सर्टेन पर्सन को, सर्टेन पर्सन कौन हो गया? जो हमारा ड्रॉवी हो गया। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, देखो जो सम होगा वो भी अनसर्टेन नहीं होगा, सर्टेन सम ऑफ मनी होगा। अनसर्टेन नहीं हो सकता है कि तुम्हें जो उस वक्त ठीक लगे 3 महीने बाद मुझे ये दे देना, ये अनसर्टेन हो गया। एग्जैक्ट सम होगा। ठीक है, जैसे 10,000 था हम लोग के एग्जाम्पल में, ऑफ मनी ओनली टू। ठीक है, ये कहता है ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है? ओनली टू, इसको अभी आप भूल जाओ बीच में जो है, ओनली टू अ सर्टेन पर्सन। तो या तो ये कह रहा है कंपनी बैंक से कि तुम इस सर्टेन पर्सन ई को पेमेंट कर दो, या फिर और टू द ऑर्डर ऑफ दैट सर्टेन पर्सन, या फिर ये ई जो है एम्प्लॉय, ये जिसको भी बोले उसको तुम पेमेंट कर देना, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर बियरर को। 3 बातें आ गई, एक तो ये जिस ओनली टू सर्टेन पर्सन, यहाँ एम्प्लॉय को, या फिर एम्प्लॉय जिसको बोले यानी कि ऑर्डर ऑफ, और थर्ड हो गया बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कि ना ई को जाए ना किसी को जाए, ये इंस्ट्रूमेंट जिसपे कि मेंशन्ड है कि ड्रॉवर ड्रॉवी से कह रहा है कि 10,000 रुपीज़ आफ्टर 30 डेज देना है, पेमेंट करना है। ये इंस्ट्रूमेंट जिसके भी हाथ में हो, ई के पास होगा तो बैंक उसको पैसा दे देगी। अगर ये पेमेंट एफ के पास, ये इंस्ट्रूमेंट जिसपे कि ये पेज, जो भी पेज है, ठीक है, जो राइटिंग में लिखा हुआ है, ये अगर एफ के पास है तो एफ को ये पेमेंट मिल जाएगा, ये जी के पास है तो ये पेमेंट जी को मिल जाएगा। तो यही है इसका बेसिकली ये पूरा ब्रेकअप जो है आपका सेक्शन 5 का, वो इतना ही है, यही सारे एलिमेंट्स है इसमें। अब इम्पोर्टेंट बात आती है, एक बार इसको अरेंज कर लेता हूँ मैं। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा कि जो हमने पाया कि टोटल 3 पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, एक ड्रॉअर होगा, एक ड्रॉई होगा और एक पेई होगा। ठीक है, तो एक पर्सन, द पर्सन हु मेक्स द बिल इज कॉल्ड द ड्रॉअर, और द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉवी, और द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, इसको हम लोग पेई कहते हैं। ठीक है,
तो जो पर्सन जिसने बिल को बनाया है वो ड्रॉवर हो गया, और जिसको डायरेक्ट किया जा रहा है, जिसको ऑर्डर किया जा रहा है कि तुम पे करो, वो ड्रॉवी हो गया, और जो पर्सन जिसको कि पेमेंट रिसीव होना है वो पे हो गया। ठीक है, ये तीन चीज़ें। अब बात आती है कि क्या ये तीनों केस में मतलब हमेशा क्या ऐसा होगा कि तीन लोग होंगे इसमें? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा आपका दो पार्टी में भी बिल ऑफ एक्सचेंज आपका बन सकता है। ठीक है, जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल देख लो कि मान लो आपका फर्स्ट केस देखते हैं जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ड्रॉवर और पे सेम था। वो कौन सा था? वो फर्नीचर वाले एग्जांपल में कि ए जो था वो फर्नीचर हाउस वाला था, बी जो था इससे कहता है मेरे को पेमेंट कर देना, तो इसने खुद लिखा तो ये ड्रॉवर हो गया। इसने जिसको डायरेक्ट किया तो वो बी था, तो ये ड्रॉ ही हो गया, और ये इस खुद को पेमेंट करा रहा था। तो इस केस में हमने देखा कि ड्रॉवर और पे सेम पर्सन थे। ठीक है, तो दो पार्टी में भी बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा बन जाता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आता है कि क्या क्या ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉवर और ड्रॉवी ये दोनों सेम पर्सन हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल है। जैसे कि आप वो कंपनी वाला एग्जांपल देख लो। ठीक है, तो कंपनी जो थी वहाँ पे ये हमारी कंपनी है। ठीक है, इसको हमने ड्रॉवर बोला था। ठीक है, अगर ड्रॉवर और ड्रॉवी को हमको सेम पर्सन बनाना है। ठीक है, अगर कंपनी जो है, मान लो ये कंपनी वहाँ पे बैंक को बोली थी कि इस एम्प्लॉय को पेमेंट करना है, ये फर्स्ट केस था। यहाँ ड्रॉवर ये था, ये हमारा ड्रॉवी था, और ये हमारा पे था। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करना है कि ये दोनों चीज़ एक ही हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तब हो सकता है कि अगर इस एबव एग्जांपल में हम लोग मान लेते हैं कि कंपनी जो है ये खुद ही बैंक थी। ठीक है, तो कंपनी जो थी अगर खुद ही बैंक हो जाएगी तो ड्रॉवर एंड ड्रॉवी विल बी द सेम पर्सन। ठीक है, अगर ड्रॉवर जो है वो खुद को ही ऑर्डर कर रहा है टू पे अ पे, मतलब बैंक जो है वो खुद को ही कह रहा है कि तुम इतने दिन बाद जो है आफ्टर 30 डेज या 90 डेज जो भी है, आप इस फलाना पर्सन मान लो ई है एम्प्लॉय को पेमेंट कर देना। तो बैंक खुद को ही ऑब्लाइज कर रहा है कि तुमको यू आर ऑब्लाइज टू पे दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आफ्टर 30 डेज। ठीक है, मतलब ये कंपनी जो है वो कोई कंपनी नहीं होके एक बैंक ही है। तो बैंक खुद को जब ऑर्डर करे तो ऐसा भी केस हो सकता है। तो ये ड्रॉवर ड्रॉवी दोनों एक पर्सन हो गया और एम्प्लॉय दो पर्सन। तो यहाँ भी दो पार्टी में भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब तीसरा केस आता है, थर्ड केस है कि क्या एक हमने देखा ड्रॉवर, एक हो गया ड्रॉवी और एक हो गया पे। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ये दोनों सेम पर्सन हो जाए? मतलब ये पर्सन इसको डायरेक्ट कर रहा है कि तुम ही खुद पेमेंट अपने आप को कर लो इतने दिन बाद। ठीक है, तो ऐसा कब होगा कि अगर कंपनी जो होती है, अगर कोई कंपनी है वो चेक इशू करती है, ठीक है, बैंक को इन फेवर ऑफ सेम बैंक, देन ड्रॉवी एंड पे विल बी द सेम दैट इज द बैंक। ठीक है, तो अब क्या है कि कंपनी जो है वो ड्रॉवी को मतलब कह रही है कि तुम पेमेंट जो है मेरे अकाउंट से ले लेना 30 डेज में और खुद को पे कर लेना, मतलब सिंपल। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो गया ये सिंपल चीज हो गया। ठीक है, कि कंपनी को पैसे देने थे बैंक को, तो कंपनी ने ड्रॉवी को ही बैंक को ही डायरेक्ट किया कि भैया तुम इतने दिन के बाद ये पेमेंट ले लेना। ठीक है, तो यहाँ कंपनी बैंक को डायरेक्ट कर रही कि कंपनी के उसी बैंक के अकाउंट से पैसे निकाल कर बैंक खुद पैसा ले ले। मतलब इस बैंक में ये जो ड्रॉवी है जो कि एक बैंक है, इस बैंक में कंपनी का अकाउंट है, तो ये कंपनी कह रही है बैंक से कि तुम मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट कर लेना। ये हो गया कि ड्रॉवी और पे
सेम पर्सन हो गया और ड्रॉवर अलग हो गया, विच इज अ कंपनी हियर इन आवर एग्जाम्पल। ठीक है, और ये जो केस है यहाँ पे, इसको आप सेकंड केस जहाँ पे हमारा ड्रॉवर और ड्रॉवी ये दोनों सेम है, इसको आप प्रॉमिसरी नोट का भी केस कह सकते हैं। क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट में ये होता है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आई प्रॉमिस टू पे इतना रुपीज़। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग के वाले एग्जाम्पल में ड्रॉवर कौन था, जो कि एक फर्नीचर वाला हाउस था जिसका कि फर्नीचर का शॉप था, और एक बायर था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग वाले एग्जाम्पल में बायर लिख के देगा कि आई प्रॉमिस टू पे इतना रुपीज़ टू दिस फर्नीचर वाला। ठीक है, 10,000 रुपीज़ बायर लिख के दे रहा है। और लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग हमेशा देखते हैं कि बायर लिख के नहीं देता है, जो एक्चुअल में जो क्रेडिटर है, यानी जो फर्नीचर वाला शॉप वाला है जिसने क्रेडिट दिया पे सामान दिया है, तो ये क्रेडिटर हो गया, ये पर्सन लिख के देता है कि बायर मेरे को इतने तारीख को इतना पे करेगा। और प्रॉमिसरी नोट में उल्टा होता है, केस सेम है, यहाँ पे भी फर्नीचर लिया, यहाँ पे बस यहाँ बायर खुद से लिख के देगा कि मैं इतने तारीख को इतना पेमेंट करूँगा। ठीक है, तो ये केस हो जाता है प्रॉमिसरी नोट का। यहाँ पे भी ये प्रॉमिसरी नोट का केस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये खुद को डायरेक्ट कर रहा है कि पे को पैसा दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, बायर खुद को डायरेक्ट करता है कि इस फलाना को पैसा दो। इसीलिए ये वाला केस जो है सेकंड केस, ये हमारा प्रॉमिसरी नोट के ही जैसा हो जाता है। ठीक है, अभी इसको इरेज कर लेते हैं। अब एक और लास्ट बात रह गई इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में, कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपने इसमें भी देख चुके हैं एग्जाम्पल में कि ओनली टू अ सर्टेन पर्सन। जैसे हम लोग पहले भी जानते हैं कि निगोशिएबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ट्रांसफरेबल हो। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बोल देते हैं कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इस पर्टिकुलर पर्सन को ही इसका पेमेंट रिसीव हो, जैसे ए ने साइन करके दिया बी को कि इसका पेमेंट जो है ये सिर्फ सी को ही रिसीव होना चाहिए, टू सी ओनली। तो क्या ये जो होगा ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे तो ये एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, लेकिन इसका ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब ये सी जो है ये किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है इस डॉक्यूमेंट को। क्यों? क्योंकि इसके पैसे सिर्फ सी को मिलेंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट डी के पास हाथ लग जाती है तो डी को इसमें कुछ रिसीव नहीं होगा। तो फिर ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो डेफिनीशन है उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन जो होगा ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, बट ये निगोशिएबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो ओरिजिनली जो होता है वो पेएबल टू बियरर बन सकता है क्या, कि किसी भी बियरर के हाथ में हो और वो उसका पेमेंट ले ले। ठीक है, तो ये जो होता है ये बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब पेएबल टू बियरर कि जिसके भी हाथ में हो, सी डी ई एफ जिसके भी हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट हो वो इससे पैसे निकाल सकता है। ठीक है, ये हो जाता है पेएबल टू बियरर। लेकिन क्या ये ऑन डिमांड हो सकता है? ऑन डिमांड कहने का मतलब कि जैसे ही आपके हाथ में ये आया तो आप जैसे ऑन डिमांड क्या होती है, जैसे आपके पास 500 का नोट है, आप 500 का नोट लेके कहीं भी जाओ, ठीक है, आपको बदले में 500 का जो भी सामान होगा वो आपको वापस मिल जाएगा, या फिर 100 के 5 नोट आपको कोई भी चेंज करके दे देगा। ठीक है, तो ये ऑन डिमांड होता है। इसमें ये नहीं लिखा होता है कि 3 महीने बाद आपको इस 500 रुपये की वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या होता है, एक नोट जो होता है वो हमारा आपका ऑन डिमांड भी है, जब चाहो तब आपको मिल जाएगा, प्लस वो बेयरर भी है, वो नोट किसी के भी हाथ में होगा। तो हम लोग को कुछ भी ऐसा ज़रूर रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट हो, वो एक नोट के जैसे वर्क नहीं करे, वरना एक नोट की जितनी वैल्यू हो जाएगी तो आप सोच लो मार्केट में क्या स्थिति हो जाएगी। बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे अंबानी वगैरह, वो लोग जिनके अगर उन्होंने किसी को ये चेक साइन करके दे दिया, बियरर चेक, सबको पता है कि अंबानी के पास इतना पैसा है कि उसके अकाउंट से ये चेक बाउंस नहीं हुआ, तो वो एट पार विथ मनी यूज होने लगे। लोग मनी की जगह अंबानी के ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके घूमेंगे। ठीक है,
तो आरबीआई के जैसे इनका भी औकात हो जाए कि भैया ये अंबानी साहब ने बनाया, ये अमिताभ बच्चन साहब का बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो ये एट पार भी ट्रीट होने लग जाएंगे मार्केट में। पता चला लोग कॉफ़ी वगैरह सबके पैसे इसी बिल ऑफ एक्सचेंज से भरने लग गए हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए इसको बियरर बना दिया गया, पर इसको बोला गया कि बियरर होगा भैया, किसी के हाथ में रहेगा ये चलेगा, बट ये ऑन डिमांड नहीं बन सकता है। ठीक है, इस पर जब भी होगा तो ये लिखा होगा कि ठीक है 3 मंथ्स बाद आपको इसका पेमेंट मिल जाएगा। और ये रिस्ट्रिक्शंस इस पर आरबीआई एक्ट में लगा है, आरबीआई का सेक्शन 31 है, आप इतना डेप्थ में मत देखो, बस आरबीआई सेक्शन 31 जो है आरबीआई एक्ट का, ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज करता है इन पे, ताकि ये एट पार विथ मनी नहीं ट्रीट किए जाए। ठीक है, तो अगर ये पेबल ऑन डिमांड होंगे, अगर मान लो आपने कहा कि ठीक है भैया लेकिन पेबल ऑफ डिमांड की मेरे को रिक्वायर्ड है, तो पेबल ऑन डिमांड होंगे कि जब चाहो तब आप इसको लो, तो एक कंडीशन इसमें फिर ये हटा देगा कि इन्होंने बियरर को हटा दिया कि भैया ठीक है पेबल ऑन डिमांड नहीं होगा तो बियरर, ये अगर है तो ये नहीं, ये है तो यहाँ ये नहीं, कोई ना कोई एक चीज इनको काटना पड़ेगा, क्योंकि ये नोट के जैसे ट्रीट नहीं हो। तो बियरर नहीं का मतलब क्या हो गया कि ये जो होगा इस पे लिखा होगा कि पे टू ए या बी, नाम लिखा होगा किसी का भी ओरिजिनली। ठीक है, तो ऐसा होगा तभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। ठीक है, बियरर नहीं होगा ये। ठीक है, कि किसी के भी हाथ में ये अब ए ही सिर्फ ये पैसा निकाल सकता है ऑन डिमांड, जब चाहे तब जाके ही निकाल ले। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें आती हैं कि ओरिजिनली, कहने का मतलब कि ये ओरिजिनली जब बनेगा बिल ऑफ एक्सचेंज तो ये ऐसा नहीं बन सकता है। तो क्या बाद में इसको बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, बाद में इसको बेयरर भी बनाया जा सकता है ऑन डिमांड में। कब? जब हम इंडोर्स कर देते हैं। ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इंडोर्स कर देंगे। ब्लैंक इंडोर्समेंट करने से वो बियरर बन जाता है, और बियरर को भी हम लोग ऑर्डर वाला चेक बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मैं ये बार बार चेक क्यों कह रहा हूँ। तो आप एक चीज़ जान लो कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक दोनों में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि बहुत थोड़ा नहीं कहूँगा, लेकिन आप समझ लो कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक बड़ा सर्कल है, ये एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, और चेक इसके अंदर में एक छोटा सा सर्कल है। ठीक है, तो एवरी चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक चेक है। क्यों? अब आप एक और देख लो, एक छोटा सा इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आप समझ जाओ। अभी चेक जब लिखेंगे तो हम लोग और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे हमने देखा कि एक कंपनी थी, ठीक है, और ये बैंक था, और ये एक एम्प्लॉय था, तो ये आपका चेक हो जाएगा। तो जब भी आपका ये बैंक अगर ड्रॉवी है तो इसको आप चेक कहते हो। ठीक है, लेकिन जैसे वो फर्नीचर का केस था कि एक फर्नीचर शॉप था, और यहाँ पे एक पर्सन जाता है ए जो कि फर्नीचर खरीदता है। ठीक है, फर्नीचर लिया और बदले में 10,000 का इसको क्रेडिट रहा इसके ऊपर। ठीक है, कि 10,000 रुपीज इतने दिखाना है। यहाँ पे ये ड्रॉवी है, ये ड्रॉअर है, और ये ड्रॉवी है। यहाँ पे ये कोई बैंक नहीं था, एक पर्सन था। ठीक है, तो ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, और ये एक पर्सन भी हो सकता है और ये बैंक भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ये जो ड्रॉवी है ये एक पर्सन भी हो सकता है, और एक पर्सन भी हो सकता है, या एक बैंक भी हो सकता है। चेक में भी यही चीज़ें होती हैं, बस चेक में ड्रॉवी जो होगा वो एक बैंक होगा। बाकी जब हम लोग चेक पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें भी देख लेंगे।